Hello friends, Dr. Poonam here, a homeopathic physician. Welcome to my channel, Harmony Homeo Healing Hub. I treat he cures. ये मेरा स्लोगन है। भगवान ही ठीक करता है, हम तो सिर्फ दवाई देने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्केडियन क्लॉक एंड आवर वेलबींग पार्ट 2। ये जो वीडियो है मैं अपने ऑडियंस की डिमांड पे बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस में जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ये कहा कि आपने इंग्लिश में बना दिया तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं ये हिंदी वर्जन बना रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्केडियन क्लॉक एंड आवर वेलबींग पार्ट 2। कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं हम अपनी बॉडी को, कैसे हम अपनी रूटीन को सेटअप कर सकते हैं जिससे हमें बेटर हेल्थ मिल सकती है। और इसमें साथ में मैं ये भी डिस्कस करने वाली हूँ कि सर्केडियन साइकिल को हम कैसे सेट कर सकते हैं होम्योपैथी के साथ। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल रिदम और सर्केडियन रिदम के बारे में बोला था मैंने, और उसमें डिस्कस किया था हमने कि हार्मोन्स जो मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल, इस तरह के हार्मोन्स जो है वो जब डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं, जब वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा या कम सेक्रीट होने शुरू होते हैं, तो उसके कारण हमें ये सर्केडियन रिदम जो है हमारी वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसको हम मेंटल डिसऑर्डर रिदम भी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या बैड इफेक्ट होता है अगर हमारी सर्केडियन रिदम खराब हो जाती है। बेसिकली थोड़ा सा याद करवा दूं कि सर्केडियन रिदम और बॉडी का क्या इफेक्ट आता है, कैसे आ जाता है इफेक्ट। डे टाइम में जैसे ही लाइट को हम लोग देखते हैं उसे हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा, जिससे हम एक्टिव हो जाएंगे, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला है। ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा और रात में ये तीनों चीजें डाउन हो जाएंगी। जहाँ की मेलाटोनिन रात में बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये सब रात में बढ़ते हैं और दिन में कम हो जाते हैं। अगर मेलाटोनिन टाइम पे सिक्रीट ना हो तो क्या होगा। जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा कि जो लाइट डार्क साइकिल के हिसाब से मेलाटोनिन काम करता है। अगर लाइट होती है तो मेलाटोनिन कम हो जाता है, अगर डार्कनेस होती है तो मेलाटोनिन बढ़ जाता है। तो इस तरह से वो ब्रेन और बॉडी को मेंटेन करता है। जब दिन में हो तो हम जाग सकते हैं, और अगर इसका इरेगुलर प्रोडक्शन हो जाए तो उस समय क्या होगा। उस समय हमारी नींद, लेजीनेस, डलनेस, आलसीपन, ये सब आ जाएगा। अगर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाए या कम हो जाए या गलत टाइम पे प्रोड्यूस हो, कॉर्टिसोल लेवल हमें एक्टिव रखता है नॉर्मली, लेकिन अगर डिस्टर्बेड हो जाए, गलत टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो अकेला नींद ही नहीं, ब्रेन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हार्ट, कार्डियोवास्कुलर, ये सब सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। इवन पर्सन का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। अगर कॉर्टिसोल लेवल रिलीज ही नहीं होता तो हम जो काम यूजुअली, जैसे जो काम हम दिन में करते हैं वो हम पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे। पहले तो हमारी बॉडी कंपनसेट करेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डीकम्पनसेटरी स्टेट में चली जाएगी। जब हम थोड़ा सा भी काम करेंगे तो थक जाएंगे, लिथार्जिक हो जाएंगे। तो ये उन्हीं लोगों में होता है जैसे जो नाइट ड्यूटीज करते हैं, जैसे कि फ्लाइट अटेंडेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पायलट्स, इस तरह के लोग, उनके ऊपर ये हाई कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वो कम सोते हैं, टाइम पे नहीं सोते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सीडेंट्स है, इलनेस है, या जॉब्स हैं, या बच्चे गैजेट्स यूज करते हैं, या ड्रिंक करते हैं, या हमें स्ट्रेस रहता है, तो ये सारी चीजें हमें इफेक्ट करती है। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं। अगर ये डिससिंक्रोनाइज हो जाता है तो उस समय हमारा क्या क्या इफेक्ट हो जाता है। सीएनएस मतलब ब्रेन, पेनक्रियास, मसल्स, एड्रीनल्स, हीमोपोइटिक सिस्टम, फाइब्रोब्लास्ट, वास्कुलेचर, इंटेस्टाइन, एडिपोज टिश्यू, लिवर,
ये सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। मतलब एक चीज नहीं, बहुत सारे ऑर्गन इफेक्ट हो जाते हैं इसमें। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, डिप्रेशन आ जाता है, इंसुलिन पूरी नहीं बनेगी, मसल्स में भी इंसुलिन रेजिस्टेंट होने के कारण सार्कोपीनिया हो जाएगा, या क्रॉनिक स्ट्रेस इतना इफेक्ट कर देगा कि HPA एक्सिस ही डिस्टर्ब हो जाएगी। हीमोपोइटिक सिस्टम में इम्यूनिटी लो हो जाएगी, ट्यूमर्स बनने शुरू हो सकते हैं, इवन ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वास्कुलेचर है तो अंदर खून जमना शुरू हो जाएगा, थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स, मतलब इवन की जो जमा हुआ क्लॉट है वो अगर वेसल में आ जाए, उसका सबसे बड़ा डेंजर क्या होता है, जहां भी वो फंस गया, अगर वो ऐसी जगह पे फंस गया जहां से वो निकल नहीं सकता, तो उस जगह का जो सेंटर है, अगर उस जगह का कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से यह कम हो जाएगा, जैसे कि पैरालिसिस वगैरह होते हैं तो उसमें यही चीजें दिखाते हैं, यही चीज होती है। देन इंटेस्टीन्स, इंटेस्टीन में ये बाउल डिजीज हो गई, सिरकेडियन डिसबायोसिस हो गया, स्टिटोरिया हो गया, इस तरह से ओबेसिटी आ जाती है। अगर फैट्स के ऊपर इफेक्ट आए, लिवर के ऊपर इफेक्ट आए, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आ जाते हैं। अब जो ये इंटरप्टेड रिदम है, उसके कारण क्या क्या चीजें हमारी हेल्थ को, कंडीशन को खराब करती हैं, क्या क्या होता है हेल्थ कंडीशन अगर खराब होती है। पहले तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, एड्रेनालिन बढ़ जाएगी, मेलाटोनिन का लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे होगा क्या, सबसे पहले हमें लॉस ऑफ एनर्जी, वीकनेस फील होएगी, स्लीपीनेस फील होएगी, फटीग, इवन पेन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिन चीजों से हमें पहले पेन नहीं होता, उन छोटी छोटी चीजों से भी पेन आना शुरू हो जाएगा। हमारी बेसिकली इम्यूनिटी लो हो जाती है। अगर इम्यूनिटी लो हो गई तो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, ये सारी इस तरह की कोई बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। अब हेल्थ और भी चीजें ऐड करती है। हम उम्र से पहले मैच्योर हो जाएंगे, हमारी एज एक्सेलरेट करती है, इमोशनली इतने इंस्टेबल हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, याद नहीं रहता कुछ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते चीजों को। तो फिर डिजीजेस आती हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट की प्रॉब्लम, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, ट्यूमर्स, ग्रोथ डिसऑर्डर, ट्यूमर, सिस्ट, कैंसर एक्सेट्रा, और इनफर्टिलिटी इज देयर। ठीक है, एंड देन बाइपोलर डिसऑर्डर, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। इवन कि इस तरह की सिचुएशन को जज भी नहीं कर पाएंगे हम कि यहाँ पे रिस्क है, डिस्टेंस का, पर्टिकुलर सिचुएशन का, जैसे रोड्स क्रॉस कर रहे हैं तो उसको लगेगा ही नहीं कि किस स्पीड से आ रहा है। इवन हमारे बिहेवियर में चेंजेस आने, बिकॉज नींद पूरी नहीं हो रही है, तो हम गलतियां उतनी ही ज्यादा करेंगे जब इस तरह की सिचुएशन में हमारा सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब होगा या रिदम डिस्टर्ब होगा, एग्रेसिव हो जाएंगे। देन सर्केडियन रिदम विद स्लीप डिसऑर्डर, किस तरह से स्लीप डिस्टर्ब होती है। नॉर्मली हम जो है 8 घंटे सोते हैं और 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन उसका भी पर्टिकुलर टाइम है। रात को हम अराउंड 10 या 11 सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, बट इसमें अगर सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो गई है तो एडवांस स्लीप फेज क्या होगा, जितने बजे हम सोते हैं उससे पहले सो जाएंगे और फिर उठेंगे भी जल्दी। उसी तरह से डिलेड स्लीप फेज में जितने बजे हम सोते हैं उससे लेट सोएंगे, जो यूजुअली एडोलेसेंट बच्चों में, जो एडोलेसेंट स्टेज में है उन लोगों के लिए। एडवांस जो है वो यूजुअली अर्ली लोग, एल्डर पीपल में आता है। डिलेड में लेट सोएंगे लेट उठेंगे, जो आजकल के बच्चों का तो बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मोबाइल्स एंड ऑल लोग करते हैं। देन इरेगुलर स्लीप पे एक डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसका कोई रिदम ही नहीं है, कभी भी नींद आ जाएगी, कभी भी उठ जाएंगे, कोई सेटअप ही नहीं है। ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं, जिनको समझ नहीं होते, या उनका ब्रेन डैमेज हो गया या डिमेंशिया हो गया, जिनको वैल्यू ऑफ टाइम नहीं है, उन लोगों में ये होता है कि कभी भी सो गए कभी भी उठ गए। देन डिसऑर्डर
में एक्सेसिव होता क्या है, अगर हम बार बार नैपिंग करते हैं, नींद लेते हैं डे एंड नाइट, जिसका कोई स्लीप पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ना प्रॉपर सोते हैं ना प्रॉपर उठते हैं, उसके कारण जो हम अमाउंट ऑफ स्लीप है पर्टिकुलर एज के लिए वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सो इरेगुलर स्लीप एक साइकिल ये होता है। देन शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर जो है, उसमें तो कोई टाइम ही नहीं है, रोटेशंस में ड्यूटी होती है, कभी सुबह की कभी दोपहर की कभी रात की, तो ये इसमें टोटल डिस्टरबेंस आ जाता है स्लीप वेक साइकिल में। अगर किसी पर्सन को बहुत फैटीग लग रही है और वर्क रिस्क पे क्या होता है, जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे चोट लग सकती है क्योंकि हाथ कहीं जा रहा है काम कहीं कर रहे हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ड्यू टू एवरेज ऑफ 4 आवर्स, अगर एक इंसान 4 घंटे से भी कम सो रहा है एक रात में, तो उन लोगों में ये चीजें आती हैं। देन नॉन 24 आवर स्लीप डिसऑर्डर, circadian rhythm is not synchronized to 24 आवर डे, रिजल्टिंग जब ओवरऑल किसी का फिक्स पैटर्न नहीं है, ड्यूटी भी नहीं है, फिर भी उनकी अगर सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होती है तो उससे क्या होगा, पर्सन को या तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी या फिर बहुत नींद आएगी। ये सर्केडियन रिदम का एक मैंने पर्टिकुलर टेबल बनाया है जिसमें ब्लू कलर शोज दी स्लीप पीरियड। डिलेड स्लीप फेज में सुबह 4 बजे देखो 3:30 पौने 4 सो रहा है पर्सन और 12 बजे सुबह आफ्टरनून में उठ रहा है। एडवांस में शाम को 6 बजे ही सो जाएगा, रात को 2 बजे उठ जाएगा। नॉर्मल स्लीप पैटर्न जो है हमारा 11 बजे से लेके सुबह के 6, 6:30, 7 बजे तक में, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि हमें 6 to 7 में बाउल क्लीनिंग करना जरूरी है। देन इरेगुलर रिदम में तो कोई फिक्सेशन नहीं है। नॉन 24 आवर वेक रिदम में भी पर्टिकुलर टाइमिंग है, जैसे कि ये 12:30, 12, 11:30 इस टाइम पे सोएगा और उठेगा सुबह 9, 10 इस तरह से। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, क्या होता है? डिफिकल्टी सोने में, नींद नहीं आ रही है जी, इम्प्रॉपर मूवमेंट, बार बार टर्न ट्विस्ट करता रहेगा पर्सन, दिन में बहुत स्लीपीनेस आएगी, जब काम होगा तब स्लीपीनेस आएगी, फैटीग्ड, टायर्डनेस, डिजीनेस, फिर इन इरिटेबिलिटी, खिज, गुस्सा, क्योंकि नींद पूरी नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, स्लीपिंग पैटर्न कुछ फिक्स नहीं है, शॉर्ट, जब भी आएगी नींद तो थोड़े टाइम के लिए आएगी और साथ ही डिस्टर्ब हो जाएगी। देन गलतियां बार बार करता है पर्सन, ब्रीदिंग पैटर्न भी खराब हो सकता है, स्लीप एपनिया जैसी बीमारियां आ जाती है, स्नोरिंग करता है पेशेंट, सिर दर्द होता है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, स्नोरिंग है, नार्कोलेप्सी है, पैरालिसिस फील होता है ड्यूरिंग स्लीप, एंड देन सोते हुए बात करना, चलना, बात टांगे हिलाते रहना, सिर दर्द, स्लीप एपनिया, नींद ना आना, ये सारे सिम्टम्स हैं। क्रॉनिक स्लीप डिस्ट्रप्शन, अगर लंबे टाइम से ये हमारी जो पर्सन्स हैं जो लगातार ड्यूटीज कर रहे हैं या किसी पेशेंट की केयर कर रहे हैं या किसी तरह की रोटेशन में ड्यूटीज कर रहे हैं, तो उन लोगों की स्लीप लॉस होती है और एक तो थकावट होती है, दूसरा कॉर्टिसोल लेवल और एड्रेनलिन लेवल ये सारे बढ़ जाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों तरह की प्रॉब्लम्स में स्ट्रेस आता है पेशेंट को। जब फिजियोलॉजिकल आता है तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड मेमोरी या इम्यून सिस्टम बेसिकली लो हो जाता है। तो जब ये इम्यून सिस्टम लो होता है तो बहुत सारी पैथोलॉजीज हो सकती हैं, डिपेंड करता है पर्सन की प्रोनिसिटी किस तरफ है। सिमिलरली साइकोलॉजिकल सोशल स्ट्रेस जो आता है उसमें पेशेंट को एंजाइटी, डिप्रेशन, वरी, फ्रस्ट्रेशन and lack of confidence, difficulty in coping the daily life। तो chronic sleep की लैक से
हमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। देन ऑक्यूपेशन में जैसे रिसर्च हैज बीन डन ऑन पीपल, जिन लोगों को जो रोटेशन में ड्यूटी करते हैं उन लोगों के ऊपर पूरी स्टडी की गई, तो उनका देखा कि जब उनकी ड्यूटी नहीं होती या जब ड्यूटी होती है उसके हिसाब से रिसर्च किया गया, तो उनका क्या पाया कि टेम्पोरल लोब, जो हमारी ये टेम्पल्स होती हैं जिनको हम पुड़पुड़ियां भी बोलते हैं, वहां पे उसका जो टेम्पोरल लोब है वो साइज में रिड्यूस हो रहा है और मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी खत्म हो जाती है। अभी मैंने कहाँ रखा था, क्या रखा था, कैसे रखा था, ये चीज कहाँ रखी है, या मैंने अभी क्या बोला, छोटी छोटी चीजें। और इंक्रीज्ड, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल लेवल। और इन दोनों का डायरेक्ट लिंक है। अगर कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा हो जाएगा तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का फंक्शन वो कम हो जाएगा। तो अगर पेशेंट या पर्सन दोबारा इस स्टेटस में आ जाता है कि वो खुश रह रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं है और नॉर्मल ड्यूटीज पे आ गया, 9 to 5 डेली ड्यूटीज पे, तो इसकी जो ये पुअर मेमोरी वाली प्रॉब्लम है वो वैसे भी ठीक हो जाएगी। इन जो लोग इस तरह का काम करते हैं जिसको हम जेट लैग, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देख पढ़ा और वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया जेट लैग क्या होता है, लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग जो कर रहे हैं ड्यूटीज पर, करनी तो है, पैसा कमाना है, तो उनका बॉडी क्लॉक जब डिस्टर्ब होता है तो क्या क्या करता है हमारे बॉडी क्लॉक? भूख टाइम पे जैसे अपने टाइम पे लगती है, यूरिन का अपने आप अर्ज होता है, बॉडी टेम्परेचर अपने हिसाब से चलता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन भी अपने हिसाब से चलता है, अलर्टनेस भी अपने आप से चलती है। हम लोग अपने आप अलर्टनेस नहीं लेके आ सकते, वो तो तभी ला सकते हैं या तो एक्सरसाइज करें या कुछ लें। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेवलर्स होते हैं उनको शिफ्ट, लाइट डार्क साइकिल दोनों से फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं दिन है कहीं रात है, तो उनका मेलेटोनिन सेक्रेशन आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। इसी को हम जेट लैग कहते हैं। सिम्टम्स क्या रहेंगे? पेशेंट को फैटीग, स्लीप में डिस्टर्बेंस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डिसोरिएंटेशन, मैलेज, लेजीनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट, लॉस ऑफ एपिटाइट। और इन लोगों को, जैसे अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी ड्यूटीज को चेंज ही नहीं कर सकता, कभी दिन कभी रात, कोई फिक्स ड्यूटीज ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को मेंटल फैटीग भी फिजिकल फैटीग के साथ हो जाती है। जैसे इस पिक्चर में डिपिक्ट करता है कि शिफ्ट वर्कर्स की जब सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होती है तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज थ्रू द हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा आ गया, इंफ्लेमेशंस बढ़ जाएंगी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सिमिलरली मेलेटोनिन सेक्रेशन जब बढ़ता है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बढ़ता है साथ में, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आएगी या मेंटल लेवल्स पे आएगी। एंड अगर पर्सन का मेटाबॉलिक हार्मोन्स इफेक्ट हो गए तो शुगर, मोटापा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। इस डिजीज से बच्चे भी छूटे नहीं। स्लीप डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन इज वेरी कॉमन। यूजुअली हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा स्लीप डिसऑर्डर्स के कारण भी इफेक्ट हो रहा है। बच्चे सोते सोते कोई पर्टिकुलर लिम्ब का मूवमेंट करते हैं, या बिनाइन स्लीप मायोक्लोनस ऑफ इन्फेंसी, मतलब ये एपिलेप्सी तो नहीं होती लेकिन झटके लगते हैं सोते हुए बच्चे को, जो कि सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो बाद में प्रॉब्लम भी आ सकती है। रेस्टलेस रहेगा बच्चा, टपक जाएगा स्टार्टिंग, जैसे झटके लगते हैं, एपिलेप्सी हो जाती है बच्चों को, हेड रोलिंग है, हेड बैंगिंग है, सिर मारेगा या रोलिंग करेगा, स्लीप टेरर्स, बॉडी रॉकिंग, स्लीप टॉकिंग एंड टीथ ग्राइंड करना या सोमनेम्बुलिज्म, सोते सोते चलना। नाउ व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, कैसे हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो ये मैंने इसमें हेल्दी स्लीप के लिए जो रूल्स इस पिक्चर में दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। कि एक तो सोना टाइम पे है और उठना भी टाइम पे है।
अलार्म के साथ सो और अलार्म के साथ उठो। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं एकदम कर पा रहे हैं तो किस तरह से करना है, 15 मिनट पहले डेली का फिक्स कर लो कि अगर आप सपोज 12 बजे सो रहे हो तो 11:15, फिर 11:30, इस तरह से अपना टाइम रिड्यूस करो। सिमिलरली सुबह उठने के टाइम पे भी अगर आप 9-10 बजे उठते हो तो रोज 15-15 मिनट के हिसाब से करते चलो और ये ठीक हो जाएगा। फिर रात को जब सोना है उससे पहले रिलैक्स करना है, कोई मेडिटेशन, योगा, इस तरह की एक्सरसाइजेस, और रिलैक्स होना है, खुश होके सोना है। किसी तरह के भी नॉइसी या एक्साइटिंग वीडियोस उस समय ना देखो जिससे आपकी नींद खराब हो जाए। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो है वो अवॉइड करने, क्योंकि उसकी लाइट तो वैसे जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि उसकी लाइट हमारी बॉडी पे जो पड़ती है वो तो इफेक्ट करती ही है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या रहती है कि आजकल 90% लोग रील्स देखते हैं। अब रील्स में क्या होता है कि जो एक मोमेंट पे बहुत एंजाइटी वाला वीडियो है, नेक्स्ट मोमेंट पे एक्साइटमेंट का है, तीसरी मोमेंट पे सैडनेस का है, फोर्थ मोमेंट पे फ्राइट का है, तो वो एक 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 सेकंड में ब्रेन को कितना एक्टिविटी इंक्रीज करना पड़ता है, और इमोशनली भी फुल फ्लक्चुएशन होता है, तो दैट ऑलवेज डिस्टर्ब द सर्केडियन रिदम। फिर हमें लाइट्स ऑफ कर देनी है, एंड किसी तरह का अगर शोर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो ईयरबड्स का यूज करें। खाना पीना पूरा प्रॉपर खाएं, हर्बल टी वगैरह दे सकते हैं, बट कैफीन, अल्कोहल, इस तरह की चीजें मत लें। देन फुल बॉडी स्कैन इज मस्ट टू सी। गुड स्लीप के लिए बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेटअप करना है अपने साइकिल को, लेट नाइट नहीं जागना है, डार्क रूम में सोना है, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, और लूज क्लोथिंग्स डालने तो ज्यादा अच्छा है। किसी तरह की बेल्ट, टाइट जीन्स, इन चीजों को अवॉइड करें। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम सोते हैं तो क्या हमारे पिल्लो की पोजीशन नॉर्मल है? पिल्लो इस तरह का बेड होना चाहिए हमारे, कंफर्टेबल बेड, कि कोई डिस्टरबेंस ना आए स्लीप में, कोई हिंड्रेंस ना आए, और बेड में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि गुड स्लीपिंग स्पेस, ऐसा नहीं कि सिकुड़ के एक तरफ सो रहे हो, रॉन्ग पोजीशन में सो रहे हो, तो आपकी नींद कभी भी अच्छी नहीं होगी। एंड पिल्लो, it has to be kept according to the position, thin side when on back and raised when lie on side. तो spine has to be kept straight. तो जब हम सीधा लेटते हैं तो पतला पिल्लो लेना है, जब हमने टेढ़ा सोना है, साइड पे सोना है, तो हमारे शोल्डर से नेक लाइन तक जितनी डिस्टेंस है उतना मोटा पिल्लो लेना है, सो दैट कि हमारी जो स्पाइन है वो उस पोजीशन में भी सीधी रहे। और कई लोगों का जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, सर्जरीज या प्रेगनेंसी या किसी तरह की और डिजीजेस, तो वन हैज टू सपोर्टिव पिल्लोज, एंड बेड रिडन पेशेंट्स के लिए मैट्रेस या सपोर्टिव पिल्लो, सो दैट कि बेड सोर्स ना हो। नाउ दिस पिक्चर प्रिडिक्ट्स द करेक्ट स्लीपिंग पोस्चर। अब जैसे यहाँ पे ये स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो करेक्ट स्लीपिंग पोस्चर। अब इसमें क्या है, हेड रेज होगा बहुत ज्यादा, तो देखो कहाँ ये वाली सारी हड्डियों पे प्रेशर, और ये थोड़ा सा टिल्ट होके वो डॉर्सल एरिया में भी जा रहा है, ठीक है। देन इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट पोजीशन है कि सिर ठीक है तो लेकिन लोअर एंड पे हिप्स वाले एरिया में फिर वो रेज्ड हो रहा है, तो ये चीजें भी आपको, पोजीशन अगर स्लीप की ठीक नहीं है तो वो सुबह या तो पेन ले आएगी या हमें ढंग से नींद नहीं आएगी, तो इस तरह से चेंज होता चला जाएगा। साइड पे सोने से क्या क्या फायदे हैं?
अगर किसी को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है वो ठीक होएगी, नाक बंद होती है तो ठीक होएगी, स्पाइन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आ रहा, टांगे अगर हम सीधी रखते हैं तो हमारी ब्रीदिंग बेटर होती है एज पर द स्टडीज। तो दिस इज द बेस्ट पोजीशन, साइड स्लीपिंग। एंड इफ वी आर स्लीपिंग ऑन एब्डोमेन और ऑन राइट साइड, तो क्या होता है, अगर पेट के बल सो रहे हैं तो हमारे सारे मसल्स और जॉइंट के ऊपर हम फालतू का प्रेशर डाल रहे हैं, एंड जो जिस जगह पे स्पाइन है उस जगह पे पर्टिकुलर स्ट्रेस आ जाएगा जिस जगह के ऊपर आप लेट रहे हो, ठीक है। देन राइट साइड पे लेटने से ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर इफेक्ट आता है, सो लोगों को एसिडिटी बढ़ जाती है इसमें। नीडफुल फॉर गुड स्लीप, ब्राइट लाइट, ब्लू लाइट 2 घंटे पहले खाने से सोने से बंद कर दो। मॉर्निंग लाइट को जरूर देखो, बाहर उठ के मॉर्निंग लाइट देखना जरूरी है। हाफ एन आवर आउटसाइड द रूम स्पेंड करो अपना टाइम, घूमो फिरो, प्लांट्स देखो, इस तरह से अपना। एंड देन जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो बहुत सारे ब्रेक्स लेने हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक ही पोजीशन में बैठ के अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो उसमें 2 मिनट्स का ब्रेक भी ले लोगे विद द एक्सरसाइजेस, तो उसको पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर सबसे जगह वॉक अराउंड एंड अवॉइड स्क्रीन टाइम, बाहर ज्यादा घूमो बजाय के मोबाइल या टीवी देखने के। कैफीन शुड बी अवॉइडेड एट बेड टाइम। सो अब अपने सर्केडियन साइकिल को हमने सेट करना है, तो जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी कहा कि टाइमिंग फिक्स करो, सोने का उठने का टाइम, अलार्म लगा लो, इसे ग्रेजुअली अपना टाइम एडजस्ट करते जाओ और हमारी रेगुलर जो स्लीप वेक स्केड्यूल है वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। और कभी कभी क्या करते हैं, आज तो छुट्टी है देर से उठेंगे, अगर छुट्टी एक है तो अगर आप उसको कर सकते हो कवर तो ठीक है, नहीं तो अगर यही चीज 2-4 दिन चल गई तो फिर दोबारा सर्केडियन साइकिल खराब हो जाएगा। तो व्हाट आई एडवाइस कि अपना स्लीप वेक साइकिल तो डिस्टर्ब करना ही नहीं, चाहे छुट्टी भी हो कुछ भी हो। टिप्स may help to promote the healthful circadian rhythm. Small naps in early afternoon, अगर उसको लगता है, अगर पर्सन को लगता है तभी वो नैप ले, नहीं तो जरूरत नहीं है। और लॉन्ग नैपिंग, लॉन्ग नैप्स नहीं लेने, शाम को नहीं सोना, खाना हैवी नहीं खाना, कैफीन नहीं खानी, कैफीन लेट इवनिंग में नहीं लेनी, हर्बल टीज यूज कर सकते हो वो। एंड अगर फिर भी आपको लग रहा है तो टॉक टू द डॉक्टर। सो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, जैसे हर्बल टी है, हर्बल टी में क्या क्या डालना चाहिए, क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, ये तो डॉक्टर ही बताएगा, बिकॉज वी बीइंग अ लेमैन कैन नॉट टेल ऑल दिस, कैन नॉट टेक दिस डिसीजन। अब इसमें मैंने टाइमिंग्स के हिसाब से डाला है कि सुबह 5 से 12 बजे तक हमें फ्रूट, हर्ब्स, वाटर, क्योंकि हमने बॉडी को क्लीन करना है। 12 से 3 के बीच में बहुत सारे वेजिटेबल्स, क्योंकि इस समय हमारी बॉडी को बॉडी के मिनरल्स के साथ मेलानिन, कार्बन और साथ में सेल्स की ग्रोथ करने के लिए, रीग्रोथ करने के लिए these vegetables will help. From 3 to 8 p.m. in the evening, more of the solid food are to be taken, but not after 8 p.m. Now, calorie restriction, intermittent fasting, अगर हम करते हैं तो क्या क्या चीजें ठीक चेंज होती हैं। पहले तो हमारा SCN, जहां से इम्पल्स वो रिसीव करता है, उससे पेरिफेरल सर्केडियन रिदम जो है, अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन साथ में करते हैं तो हार्मोन नीचे खराब होंगे, तो हार्मोन गुड वे के प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो भी बेड सेटअप होगा, और वो उससे क्या होगा, हमारी उम्र लंबी होगी। अगर हम रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं तब भी वो पेरिफेरल रिदम पे ही इफेक्ट करेगा, बट अगर अब
जो हमने ये हार्मोन्स का चेंज पढ़ा, उसके साथ एज का है तो इंक्रीज्ड एज हो जाएगी। नाउ द अदर टिप्स, एज आई टोल्ड कि लास्ट वीडियो में भी बताया और अब भी बताया कि कामिंग एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने सोना है उससे पहले या तो हम रीडिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ही जेंटल स्ट्रेचेस, मेडिटेशन, योगा या रिलैक्सिंग म्यूजिक को सुन सकते हैं। अबव ऑल कुछ नहीं करना, कान का जो ट्रेगस वाला एरिया होता है जिसको छोटा कान भी बोलते हैं, उसके ऊपर इंडेक्स फिंगर रखनी है और अपने ही कानों की आवाज को सुनना है फॉर हाफ एन आवर। इट इज इक्वल टू माइक्रोस्कोप की, जैसे हम माइक्रोस्कोप में छोटी सी चीज को देखना होता है तो उस समय हम एक आंख बंद कर लेते हैं और दूसरा हमारा आई पीस के ऊपर होती है आईज, तो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप को देख पाते हैं। तो वी कंसर्न कट डाउन आवर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, जो दुनिया से हम बाकी चीजों से सब कट डाउन हो जाता है, सिर्फ हम पूरा कंसंट्रेशन वहां पे करते हैं। सिमिलरली अगर हम इस कान को भी, जब हम कानों की आवाज को सुनते हैं, फिर हम सराउंडिंग नॉइसेस से कट डाउन हो जाते हैं, तो उससे हमें मेंटल पीस मिलेगा, हमारा जो मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल लेवल है वो हमारे नॉर्मलाइज होंगे और ये हमें हेल्प करेगा टू कूल डाउन आवर सेल्फ। ये डिफरेंट डिफरेंट मुद्राएं हैं, जैसे सूर्य मुद्रा, मतांगी मुद्रा, प्राणा मुद्रा, शक्ति मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। इन डिफरेंट पोस्चर्स में बैठने से हमें नींद बहुत अच्छी आती है। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, योगा के पोस्चर्स हैं। इन पोस्चर्स के साथ अगर हम अब एक्सरसाइज को डेली हम ये वाली एक्सरसाइजेस करें तो उससे भी हमें अच्छी नींद आएगी। मोबाइल हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है। मान लिया बहुत सारी चीजें हमें इसमें इंटरेस्टिंग भी होती हैं, नॉलेजेबल भी होती हैं, लेकिन उसका क्या, जो उसकी लाइट हमारी आंखों में पड़ रही है, जो हमारा माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है रिकरेंट रील्स को देखने से, और खासकर बच्चे, जब बच्चे इस चीज को यूज करते हैं तो उसका डेवलपमेंट देखो। एक बच्चा मोबाइल लेके बैठा है ना, वो इंटरेक्ट कर रहा है किसी से, उसकी बाकी की एक्टिविटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोलना भी नहीं, क्योंकि बोल ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ देख रहा है, तो उसकी स्पीच डेवलपमेंट डिले हो गई, इरिटेबल हो गया। आप फोन लेके देखो कैसे चिल्लाते हैं बच्चे, एग्रेशन इतना ज्यादा आ गया, और इवन कम्युनिकेशन भी नहीं आते उनको, किसी से बात करने का ढंग ही नहीं आता, क्योंकि उसको ये सीखने के लिए टाइम ही नहीं है, उसको मोबाइल से हटे तो सब कुछ करे। तो अकेली ये चीज नहीं है, माइंड के ऊपर बच्चों के इफेक्ट आ रहा है, उनके अंदर फोबियाज डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि जर्नली रील्स में भूत भूत ये सब दिखाते हैं, तो उससे बच्चों के अंदर फोबियाज आते हैं। नींद पूरी नहीं होती है, नींद में डरना शुरू कर जाते हैं बच्चे। और दिल्ली में तो ये चीज मैंने पहले भी पिछले वीडियोस में भी बताया कि रिसर्च किया गया है कि जो बच्चे यूज करते हैं मोबाइल, उनकी आईसाइट बहुत जल्दी जल्दी वीक हो रही है, और बैठे रहेंगे तो भूख प्यास भी डिफरेंट ही लगेगी, कोई ओबीस हो जाएगा तो कोई थिन। तो अब इसके लिए करना क्या है, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द स्क्रीन टाइम। अगर आपने अपने बच्चों को देना ही है मोबाइल तो उसमें प्रॉपर उनको 15-20 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए अपने सामने बिठा के मोबाइल को दो, क्योंकि अकेले में मोबाइल दोगे तो बच्चा कुछ गलत भी स्क्रॉल कर सकता है जो कि उसकी उम्र के हिसाब से सही नहीं है। दूसरा, 2 साल के बच्चों को तो पहले देना ही नहीं चाहिए, बिकॉज उसकी अभी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंटल स्टेज में उसके पहले ही कोई पर्टिकुलर सेल अगर एनलार्ज हो गया तो आगे उसकी विजन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, यू कैन इमेजिन। उसका अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका, अपने बेडरूम में कोई भी इस तरह की डिवाइस रखो ही ना। उस समय अगर बच्चा जिद कर रहा है कि फोन लेना है, उसके साथ फिजिकली आप कोई एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए, उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दीजिए। और जब भी कुछ उसको शॉपिंग करवानी है तो कोई गैजेट्स नहीं लेके देना। तो इस दिन इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट द डिजीजेस इन चिल्ड्रन। अब ट्रैवलर्स के लिए जो फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, जैसे कि एयर होस्टेस और जितने भी पायलट्स एंड ऑल, उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जेट लैग को अवॉइड करना है, तो जब वेस्ट बाउंड फ्लाइट्स हैं
तो उस टाइम नैप्स नहीं लेने, क्योंकि वेस्ट बाउंड फ्लाइट्स में दिन लंबे होते हैं और ईस्ट बाउंड में छोटे होते हैं। जब छोटे होते हैं तो सो सकते हैं, जब बड़े होते हैं तो नैप्स नहीं लेने। इन एडिशन जब आपको पता है कि इतनी फैटीग हो गई है, अब आप नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन पे घर पे पहुंचने वाले हो, तो उस समय उस दिन के वो किसी भी काम में ना रख के अपनी स्लीप को पूरा करें, ताकि आपको कम से कम जो फैटीग हो, कम से कम आप अपनी नींद को पूरा करें तो जेट लैग नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए टाइम, जैसे टाइम न्यू टाइम जोन में जब हम शिफ्ट होते हैं तो उसको ठीक कैसे करें। न्यू टाइम जोन में आने के बाद अपने खाने का टाइम जो है वो खाना टाइम पे खाएं, टाइम पे सोएं और बाहर घूमें। जितना ड्यूरिंग द डे जितना बाहर घूमोगे उतनी अच्छी रात को नींद आएगी। अल्कोहल कैफीन अवॉइड करें और सबसे बड़ी बात कि जैसे घर आए तो 24 आवर्स अपने लिए यूज करें और उसमें रेस्ट करें जब भी कोई ब्रेक मिलता है। अब अबव ऑल हमारे पास कब आना है, डॉक्टर्स के पास कब कंसल्ट करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लगातार स्लीप में डिस्टरप्शन आ रही है, जिसको पता है कि मेरी नींद बार बार खराब हो रही है और ऑब्वियसली उसका सर्केडियन रिदम खराब होगा, या नींद अच्छी नहीं आ रही, साउंड स्लीप नहीं आ रही है, क्योंकि अगर हम इसको उसी टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट कर ले तो हमें ये सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्लीप एपनिया, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, ये सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। कई डॉक्टर्स इसको ब्राइट लाइट थेरेपी से ठीक करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिससे हम ठीक कर सकते हैं। ये जो टेबल मैंने बनाया है, इस टेबल को अगर आप अच्छे से समझ लें और अच्छे से अप्लाई कर लें अपनी लाइफ में, तो आई थिंक आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। जैसे कि सुबह 5 to 7 मेलाटोनिन सेक्रीशन स्टॉप हो जाता है, तो उस टाइम बाउल मूवमेंट्स इंक्रीज हो जाती है। तो कोशिश करो कि 5 से 7 में उठना जरूर है और क्लीन आउट जरूर करना है, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो वही जो डिस्चार्ज जो हमारा होना था वो सारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। सिमिलरली 7 to 9 में हमें ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। अगर हम लेट करते हैं तो उस टाइम के जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो आके वापस चले जाएंगे, वो वेस्ट चले जाएंगे और एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। 9 से 11 के बीच में काम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है एंड उस टाइम स्प्लीन इज एक्टिव, तो बेस्ट कंसंट्रेशन भी बनता है। तो अगर आपने कोई तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, कोई अच्छा काम करना है, तो 9 to 11 इज द बेस्ट टाइम। 11 to 1 PM में बेस्ट कोऑर्डिनेशन, हार्ट एक्टिव, सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। उसको और अच्छा रखने के लिए हमें सैलेड्स, फ्रूट्स, स्पेशली 20 मिनट्स बिफोर मेन मील लो, और लंच करने के बाद सैर जरूर थोड़ी करनी चाहिए। 1 to 3 PM में बेस्ट रिएक्शन टाइम, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अगेन एक्टिव। जब 5 से 7 में थे तब लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव था, अब शाम को स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव, क्योंकि जो कुछ भी हमने खाया है वो एब्जॉर्ब होना है। शॉर्ट नैप्स, वर्क, काम कर सकते हैं हम। 3 to 5 के बीच में एफिशिएंट कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ है, सो वी ब्लैडर इज एक्टिव, so we can work at that time. Evening time is very very important. 5 PM to 7 PM blood pressure is raised, nutrients are stored, kidneys become active and bone marrow is built up. तो इस टाइम पे हमारा शाम का खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवनिंग स्नैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करें सो दैट कि हमारा मैक्सिमम बॉडी एक्टिव रहे और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हमारे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज फुलफिल्ड। फ्रॉम 7 PM to 9 PM बॉडी टेम्परेचर भी रेज हो जाता है। इस टाइम हम अपनी केयर कर सकते हैं, बॉडी में अपना फीट मसाजिंग करें, कामिंग कुछ म्यूजिक ऐसा सुन लें और लाइट एक्टिविटी कर लें, रिलैक्स होना है इस समय। 9 PM to 11 PM जो है मेलेटोनिन सेक्रेशन दोबारा शुरू हो गया।
इस टाइम पे भी हमें काम ही रहना है। ये ट्रिपल बर्नर टाइम है। इस टाइम हमारा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, ऊट पटांग नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिसको हाजमा बोलते हैं। एंडोक्राइन लेवल्स में चेंज आता है, वो अकॉर्डिंग टू हमारे मूड होगा। अगर हमारा गुस्सा है, एग्रेशन है, एक्टिविटी है, वर्कलोड है, तो उस कंडीशन में हमारा एंडोक्राइन में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा। और कॉर्टिसोल लेवल इस समय बढ़ना गलत है। इस टाइम मेलेटोनिन को बढ़ाना जरूरी है 9 to 11 में। अब 11 PM to 1 PM हमारा गॉल ब्लैडर एक्टिव हो जाएगा। बाइल इज रिलीज एट दिस टाइम, और उससे हमारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे, सेलुलर रिपेयर होगी, लो बाउल मूवमेंट हो जाते हैं। सो वन नीड्स, क्योंकि बॉडी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो डीप स्लीप इज रिक्वायर्ड फ्रॉम 1 AM to 3 AM। लो बॉडी टेम्परेचर, लिवर इज एक्टिव, रेस्ट एंड रिकवरी टाइम भी इसको बोलते हैं। डीप स्लीप, लिवर एंड ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन होता है इस टाइम पे। 3 AM to 5 AM फिर ब्लड प्रेशराइज, लंग्स एक्टिव हो जाते हैं, ड्रीम्स एंड मेमोरी एक्टिव हो जाती है। सो लंग डिटॉक्सिफिकेशन अकर्स। लंग साफ की सफाई होती है। 1 से 3 में लिवर और ब्लड की सफाई होती है, और 3 से 5 में लंग्स की सफाई होती है। तभी हमारी बॉडी का पूरा गंद बाहर निकल जाता है। तभी मॉर्निंग में हम कहते हैं कि अब लंग्स साफ हो चुके हैं, तो टेक मोर ऑफ ऑक्सीजन। जितनी हम ऑक्सीजन वॉक करेंगे सुबह 5 बजे, जैसे कि मैंने पिछले चार्ट में बताया कि 5 to 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 AM to 7 AM जिसमें हमें वॉक करनी चाहिए, मैक्सिमम ऑक्सीजन लेनी चाहिए, तो उससे हमारी बॉडी में रिकवरी और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ दिस चार्ट बायोलॉजिकल क्लॉक में इसने इन जो एक्सप्लेन किया है पिक्चर में, इस स्लाइड में, कि हैवी मील्स किस समय खाने हैं, किस समय हमें मूवमेंट करनी है, किस समय सोशलाइज करना है, और कितने बजे इवनिंग मील्स लेने हैं, वो सारा इसमें बताया है। शाम के टाइम का साइकिल क्या, शाम से रात का कितना है, जैसे मैंने पहले अभी एक्सप्लेन कर दिया सारा आपको, और रात से सुबह मॉर्निंग तक हमने क्या करना है, और मॉर्निंग से आफ्टरनून तक हमने क्या करना है। दिस इज ऑल शोन इन दिस टेबल। अब होम्योपैथी क्या कर सकती है सिरकेडियन साइकिल को सेटअप करने के लिए। सिरकेडियन साइकिल को जो इफेक्ट होता है वो डे एंड नाइट वेकअप स्लीप, नींद कैसे सही टाइम पे नहीं सो पा रहे, या नींद पूरी नहीं हो रही, इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन, पर्सन टू पर्सन के हिसाब से काम करती है। कोई सेट मेडिसिन नहीं होती है कि हाँ ये दवाई रख लो, जब जरूरत हुई खा लिया, ऐसा नहीं होता। उस पर्सन की पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, नींद कौन से आवर्स में नहीं आ रही है, या वो कौन से आवर्स में ज्यादा स्लीपी फील करता है, तो ये क्योंकि हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर प्रूव हुई है, तो उसके लिए हमारी जो मेडिसिन हैं उनको जब प्रूव किया गया है, तो प्रूविंग में ये भी सामने आया है कि इस टाइम से इस टाइम तक अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसकी मेडिसिन अलग है। अगर जैसे सपोज करो 12 बजे के बाद ही सोता है पर्सन, तो उसकी दवाई अलग है। किसी को शाम को 6 बजे नींद आनी शुरू हो रही है, तो उसकी दवाई अलग है। तो इस तरह से जो कि हम कोई स्लीपिंग पिल भी नहीं देंगे, हम लोग जो मेडिसिन देते हैं उसका पहले कॉज देखना पड़ेगा। मेंटेनिंग कॉज है, एक्साइटिंग फैक्टर है, क्या कॉज है, उसके बेसलाइन कॉज को फाइंड आउट करके उसके हिसाब से दवाई देनी पड़ती है। और इसमें कोई ये मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जी लग जाएगी, लोग क्या कहते हैं कि भी अगर हम रोज खाएंगे तो लग जाएगी, ऐसा भी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि रोज ही ये मेडिसिन खानी है, जब कोई तकलीफ हो उसके हिसाब से खानी होती है। तो पर्टिकुलर टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं। तो टाइम के हिसाब से बहुत सारी मेडिसिन है, इतनी अच्छी प्रूविंग हो रखी है होम्योपैथिक में कि टाइम के हिसाब से पर्सन को कब नींद आ रही है, कब माइंड एक्टिव है, कब सो रहा है, कौन सी वजह से नहीं सो पा रहा है, यूरिन का अर्ज हो रहा है, या ड्रीम्स ऐसे आ रहे हैं, या थॉट एक्टिविटी ज्यादा हो गई है, या लैक ऑफ स्लीप है, या नर्सिंग केयर है, क्या कारण है, उसके हिसाब से दवाई देंगे तो पेशेंट
बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और पर्सन को नींद आ जाती है। एंजाइटी है, वरी है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो उसकी भी मेडिकेशंस हैं। हम लोग माइंड का कॉज भी एक बहुत बड़ा, जिससे जैसे मैंने आपको पहले भी इस वीडियो के इनिशियल स्टेज पे बताया कि स्ट्रेस के कारण प्रॉब्लम बढ़ती है। तो होम्योपैथी वर्क्स ऑन स्ट्रेस। हम एंटी डिप्रेसेंट नहीं देते हैं, हम लोग मेडिसिन जो कॉज है, अगर किसी को गुस्सा आया है, दबाया है तो अलग मेडिसिन है, निकाला है तो अलग मेडिसिन है, गुस्सा अकेला आया है या विद डिसअपॉइंटमेंट आया है तो अलग मेडिसिन है, गुस्से के साथ वरी आई है तो अलग मेडिसिन है। तो इस तरह से हर एक इमोशन के हिसाब से भी दवाई अलग है। तो इसलिए होम्योपैथी सर्केडियन साइकिल को सेटअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो इसमें जैसे अब पेशेंट आया हमारे पास, स्लीप स्लीप नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? एंजाइटी है, वरी है, पेपरों का डर है, स्टेज फियर है, इंटरव्यू है, या घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, या थॉट ही एक ही थॉट बार बार आई जा रहा है, या किसी तरह के इल्यूजन्स हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग ज्यादा फियर फोबिया में रहते हैं या ज्यादा स्क्रीन वर्क यूज करते हैं, या किसी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्लम्स आ जाता है, फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गई, कोई धोखा दे दिया किसी ने, किसी की डेथ हो गई, मेंटल शॉक है, या फाइनेंशियल लॉस है, किसी तरह का भी जो स्ट्रेस है, उसकी वजह से जब नींद नहीं आ रही है, तो वो भी एक फैक्टर है। फिर रोटेशन का तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि कॉन्स्टेंटली अगर हम रिपीटेडली कोई चीज करते जा रहे हैं, उसके भी बैड इफेक्ट की मेडिसिन है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि जो लोग ट्रेवल करते हैं, लगातार ट्रेवलिंग करते हैं, तो उसमें हमारी रेलवे स्पाइन, कहते हैं ट्रेवल, रोज ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके कारण स्पाइन में पेन रहना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास मेडिकेशंस हैं। तो इस तरह से हर एक एक्टिविटी की किस समय किया जा रहा है और उसका कारण क्या है और उसकी मैनिफेस्टेशन कहाँ हो रही है, किस फॉर्म में हो रही है, किस समय हो रही है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से हम सर्केडियन साइकिल को रीसेट कर सकते हैं। आई थिंक मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आप लोगों तक मैं अच्छे तरीके से इसको पहुंचा पाई हूँ। गुड हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ, क्योंकि हेल्थ को संभाल के रखना हमारा बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कोई भी इंसान बेडरिडन नहीं होना चाहता, कोई भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल किसी तरह की कोई बीमारी ऐसी नहीं होना करना लेना चाहता कि उसके माइंड सेट ही ऐसा खराब हो जाए कि वो कंट्रोल में ना रहे। अनकंट्रोलेबल डिजीजेस तो कोई भी शेयर नहीं करता, ना ही कोई लेना चाहता है। तो अगर उन चीजों से बचना है तो होम्योपैथी इज द बेस्ट आंसर। एंड प्लीज कीप योर सर्केडियन साइकिल इनटू कंप्लीट सेटअप। अगर ये सेटअप नहीं हो रहा, वी आर हेयर टू सी यू, टू हेल्प यू आउट। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और नहीं तो वॉच करो, लाइक करो, शेयर करो, बिकॉज ये अगर हम अपना सेटअप सेट कर लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो सून।